एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और अब हम लोग के पास कितने दिन बचे हुए हैं? 6 दिन मात्र बचे हुए हैं। इन 6 दिनों में हम कैसे तैयारी करें, कैसे क्या चीज़ों को पढ़ें कि एक अच्छा स्कोर लेके आएँ और अच्छे परसेंटेज से पास हो जाएं, कि अगर आगे चल के परसेंटेज काउंट हो तो हम लोग का एक अच्छा परसेंटेज रहे। तो हम लोग का जो पेपर है वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा का जो पेपर फर्स्ट है हम लोग का, आज हम लोग इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो आपके शॉर्ट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ में आपके पास 6 दिन बचे हुए हैं। आप 6 दिन अपने 6 दिन क्या मान के चलिए 5 ही दिन बचे हुए हैं, तो 5 दिन खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट को पढ़िए, मतलब 2 दिन में आप 5 सब्जेक्ट को 7 सब्जेक्ट को पढ़ डालिए। किसी भी तरह तरीके से पढ़िए लेकिन पढ़ डालिए। अपना एक टाइम टेबल बनाइए, उसी के हिसाब से चीजों को पढ़िए। मेरे हिसाब से तो आप लोगों के लिए एक 9 से 12 का स्लॉट बेस्ट रहेगा मॉर्निंग का, फिर उसके बाद 2 से 5 का स्लॉट सही रहेगा शाम का यानी इवनिंग का। उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो रात को 8 बजे से, या 8 नहीं आप 9 बजे से और 12 बजे तक, 9 से 12 आप लोग पढ़ सकते हैं रात में। यानी आप कुल मिला के 9 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के। आराम से टेंशन फ्री होके पढ़ाई करिए। इससे क्या होगा कि आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेंगे और एक अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। प्रश्न हम लोग का जो फर्स्ट है क्या है? मल्टीमीडिया। क्या पूछ रहा है कि मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मल्टी यानी कई चीजों से कई चीजों की जानकारी देना। आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं का आदान प्रदान आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं का आदान प्रदान करने का बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक के प्रयोग हैं, एक सूचक है। इसमें हम डिजिटल वीडियो ऑडियो के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। मल्टीमीडिया के ही कारण हम लोग कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, एक दूसरे से क्या है जुड़ सकते हैं। देखिए, मल्टीमीडिया के ही माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा संभव किया जा सका। हर एक व्यक्ति अपनी प्रतिभा दिखा सकता है, किसके माध्यम से? मल्टीमीडिया के माध्यम से। तो मल्टीमीडिया बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। शिक्षण अधिगम में इस तरीके से क्या हुआ, सिद्ध हो गया कि अगर बच्चे को एक चीज, एक कंटेंट नहीं, मतलब बच्चे के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं होती है कि आपको अगर मैथ ये टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको इन्हीं से पढ़ना है, नहीं। आपके पास हजारों टीचर हैं, हजारों टीचर यूट्यूब पे मिल जाएंगे और आपको जहां से चीजें समझ आ रही है आप चीजें वहां से ग्रहण कीजिए। तो ये किसके माध्यम से संभव हुआ? मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया क्या है? आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में क्या है? सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने का क्या है? आधुनिक तकनीक है, प्रयोग का सूचक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? डिजिटल वीडियो ऑडियो के माध्यम से एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद जी का नाम आप मोदी जी के नाम से याद कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म था वो कोलकाता में 1863 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में 1863 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। हमने क्यों बोला स्टार्टिंग में कि आप मोदी जी के नाम से याद कर सकते हैं? क्योंकि मोदी जी का नाम नरेंद्र है ना, नरेंद्र मोदी, तो आप नरेंद्र से याद कर सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी का नाम। इनका जन्म कोलकाता में 1863 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका शिक्षा
की दो प्रमुख समस्याएं लिखी। देखिए शैक्षिक अवसरों की समानता, शैक्षिक अवसरों में क्या थी, पहले समानता नहीं थी, तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि शैक्षिक अवसरों की समानता। कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव। पहले क्या होता था कि हमें बालिकाओं को बहुत ही कम पढ़ाना लिखाना चाहिए, ऐसी मेंटालिटी लोगों की रहती थी, और कुछ चीजें ऐसे एवरेज बना दिया जाता था कि हाँ ये सब्जेक्ट सिर्फ बॉयज ही ले सकते हैं, ये गर्ल्स। तो यहाँ पे ये क्या समानता की समस्या थी, शैक्षिक अवसरों में उन्हें कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि कहीं पे नहीं मिलती थी, और इनके शिक्षा के लिए भी एक उचित ब्यौरा ही रहता था कि आप इसके आगे चीजें नहीं कर सकती हो। तो ये क्या थी, प्रमुख समस्याएं थी। बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी थी? बालकों को बाल देवो भव, बालकों को बाल देवो भवा होगा, सॉरी स्पेलिंग मिरर हो जाती है इरर। बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी थी? तो गीजूबाई बदेगा ने दी थी। किसने दी थी? गीजूबाई बदेगा की। मैंने इनकी पुस्तक और बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दिव्य स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीजूबाई बदेगा है। दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं? दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं? अभी जो हमारी और आपके बीच में जो शिक्षा है, जो चल रही है, वो कैसी शिक्षा है? तो वो भी एक क्या है, दूरस्थ शिक्षा है। कैसी शिक्षा है? दूरस्थ शिक्षा। ना मैं आपको देख पा रही हूँ, ना आप मुझे देख पा रहे हैं, बट जो आपकी काम की चीजें हैं वो आपको मिल रही है, जो आपको चाहिए वो सारी चीजें मिल रही है। तो आपको शिक्षा ग्रहण आप लोग कर रहे हैं ना, लेकिन हम लोगों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। आप कहाँ से हैं हमें नहीं पता है। तो दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य क्या है कि शिक्षा एक ऐसे अप्रचलित एवं आप परंपरागत उपागम, अपरंपरागत उपागम से है जो परंपरागत शिक्षा की मानकों पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है, जो शिक्षण संस्थानों से दूर निवास करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के परिणाम के स्वरूप विकसित हुए। देखिए डीएलएड बहुत से बच्चे कर रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बुक ले सकते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं बुक नहीं ले सकते या लेना नहीं चाहते। तो उन लोगों के लिए यूट्यूब जो है प्रेजेंट टाइम में जो एक दूरस्थ शिक्षा का बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। इसमें हजारों टीचर आपको मिल जा रहे हैं, है ना, आपको हर तरह के टीचर क्या हैं यहाँ पे मिल जा रहे हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। जो चीजें आपको बेस्ट लग रही है, जो टीचर आपको बेस्ट लग रहे हैं, आप वहां से चीजों को क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ना टाइम का कोई बर्डन है कि हाँ आप इतनी ही देर आपको पढ़ना है। आप कोई भी कोचिंग संस्था जो फेस टू फेस आपको पढ़ा रही है, तो वहाँ पे एक समय निर्धारित है, एक टाइम फिक्स है कि हाँ आपको 8 से 10 आना है या 10 से 12 आना है। वहाँ पे आपके लिए क्या टाइम मैनेजमेंट कर दिया गया। बट दूरस्थ शिक्षा क्या है, यहाँ पे आप जब मन हो आपका, आप मुक्त है, मतलब फ्री हैं आप। ये एक अनौपचारिक शिक्षा की तरह है। कैसी? अनौपचारिक शिक्षा की तरह। जब आपका मन हुआ आपने शिक्षा को ग्रहण कर लिया, जब आपका मन हुआ जिससे आप जिस टीचर से पढ़ना चाहे आपने शिक्षा को ग्रहण कर लिया। ये आपके अकॉर्डिंग चीजें दे रहा है, और ये क्या है, आज बहुत ही बढ़िया परिणाम है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि एक ही टीचर हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था, लेकिन यहाँ पे हर सब्जेक्ट के हजारों टीचर हैं, आप जो चाहें जो चीजें पढ़ सकते हैं। फ्रॉबेल शिक्षा पद्धति क्या है? फ्रॉबेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट कीजिए। जो फ्रॉबेल है, तो फ्रॉबेल की जो शिक्षा पद्धति, ये खेलों को महत्व देते थे। ये क्या कहते थे कि हम बच्चों को खेल के माध्यम से, किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से चीजों को ज्यादा सिखा सकते हैं, और इसमें बच्चे ज्यादा इंटरेक्ट होंगे और क्या करेंगे, वो उनका मतलब मानसिक, शारीरिक और संज्ञात्मक हर प्रकार का डेवलपमेंट होगा। देखिए फ्रॉबेल की शिक्षण पद्धति में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका कहना था कि बच्चों को हम खेल खेल के माध्यम से चीजों को सिखाएंगे। फ्रॉबेल के अनुसार बालक की आत्मक्रिया खेल द्वारा विकसित होती, अतः बालक को खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। कैसी? खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, प्लेटो द्वारा
स्थापित संस्था का नाम बताइए। प्लेटो ने अकादमी नामक संस्था की स्थापना की, जिसे प्लेटनिक अकादमिक अथवा प्लेटनिक अकादमिक अथवा स्कूल भी कहा जाता था। कैसा? प्लेटनिक अकादमी अथवा स्कूल भी कहा जाता था। किसकी? प्लेटो द्वारा संस्थापित संस्था का नाम। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मानना था कि स्त्री व पुरुष दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। अतः इसी मान्यता के अनुरूप समान शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। किसकी? प्लेटो के अनुसार। पहले अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बालिका शिक्षा में समानता नहीं थी। अब ये दो समस्याएं हम लोगों ने आगे प्रश्न में देखी थी, और उसके बाद ये समस्याएं क्या थी? लगातार थी। क्या उसमें शैक्षिक में समानता नहीं थी, शैक्षिक अवसरों में समानता नहीं थी, है ना। एक कैरिकुलम निश्चित कर दिया गया था कि हाँ इतने तक इनको पढ़ना है, इसके आगे नहीं पढ़ना है। यही सब्जेक्ट स्त्रियों को लेना है। गृह विज्ञान ऐसे होता नहीं था कि पहले होम साइंस का ज्यादा प्रचलन था कि एक फिक्स था कि हाँ लड़कियां हैं तो वो मैथ नहीं पढ़ सकती हैं, और लड़के हैं तो वो होम साइंस नहीं पढ़ सकते। तो इसी चीज को प्लेटो ने हटाया। उन्होंने कहा स्त्रियों को भी एक समान शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था, अभी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं? भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। भूमंडलीकरण के अंतर्गत स्थानीय संस्कृति की विशेषताएं वैश्विक विशेषताओं के साथ मिश्रित हो जाती थी। मतलब जो हमारी लोकल थी, है ना, वो क्या हो जाती थी? संस्कृतियों से मिश्रित हो जाती थी। वैश्विक विशेषताओं के साथ क्या हो जाती थी? मिश्रित हो जाती थी। अतः इस प्रक्रिया में विश्व भर के देशों और संस्थाओं के साथ मध्य सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता था। क्या करता था कि जो भूमंडलीकरण है, इसके अंतर्गत हमारी जो स्थानीय संस्कृति की विशेषताएं हैं, मतलब जो आप हमारे लोकल हैं, जैसे हमारे आसपास की हमारे जो हैं आसपास जिले की, वहाँ की संस्कृतियों के साथ साथ हमारे दूर दराज की भी जो वैश्विक स्थितियां हैं, उनको मिश्रित करके क्या किया जाता था? प्रोग्राम किया जाता था। मतलब समानताएं दी जाती थी, संस्कृतियों को अपनाया जाता था। इसी प्रकार विश्व भर के देश संस्थाओं के मध्य जैसे जो संस्कृतियां हैं, आर्थिक, राजनीतिक, उनको क्या करना? उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास कौन करता था? भूमंडलीकरण करता था। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या था? अभी मैंने आपको बताया था कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था और इनका नाम क्या था। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या था और इनका जन्म कहाँ हुआ था और किस ईयर हुआ था। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करे, साथ ही शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से अपना विकास कर सके। मतलब विवेकानंद जी के अनुसार कहना था कि हमें शिक्षा ऐसी देनी चाहिए कि जिससे बच्चों के शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, सभी प्रकार के क्या है विषयों का क्या हो, मतलब ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते थे। कैसे? सर्वांगीण विकास। कौन बात करता था? तो स्वामी विवेकानंद जी के, कि वो बच्चा फिजिकली भी एक्टिव हो, मानसिक भी, मतलब कॉग्निटिव भी, उसका संज्ञान भी हो, क्या हो, तेज हो, आर्थिक यानी वो फाइनेंशियली भी विकास करे, आर्थिक रूप से भी अपना विकास कर सके। ऐसा हमें एक बच्चे को तैयार करना है। नेक्स्ट, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? अथवा वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनयन का जो शाब्दिक अर्थ है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना। यानी उपनयन से आप क्या समझते हैं? कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना। इसी को ही हम अगर पूछे कि उपनयन का अर्थ क्या है, तो उपनयन संस्कार का अर्थ है शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किन्हीं 4 मानव मूल्यों को लिखिए। तो सच्चाई होनी चाहिए,
इंसान के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, सत्य निष्ठा होना चाहिए, उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारियों को उसको समझना चाहिए कि हमारे उत्तरदायित्व का, उसमें दया भाव होना चाहिए। ये नहीं कि आगे रोड पे आजकल तो दया भाव के नाम पे रील्स, सिर्फ रील्स रह गया। क्या रह गया? रील रह गया। वीडियो बनाते हैं, सामने एक्सीडेंट हो गया है तो लोग हेल्प करने की जगह पहले क्या करते हैं? वीडियो बनाते हैं। वीडियो बना के पहले मैं डाल दूं, उसके बाद फिर मैं दया भाव दिखाऊंगा। अगर दया भी दिखाते हैं तो किसी एक को बुला के पहले वीडियो बनवा रहे हैं कि भैया मेरी वीडियो बनाओ, मैं ये गिर गया इसको उठा रहा हूँ। तो ये दया भाव आज की दुनिया में खत्म हो रही है। वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद आप गुरुकुल में प्रवेश लेता था। गुरुकुल में प्रवेश लेना था तब कौन सा संस्कार किया जाता था? गुरुकुल में प्रवेश लेना था तब कौन सा संस्कार किया जाता? तो वैदिक काल में आप 5 वर्ष पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश के समय उसमें कौन सा प्रोग्राम किया जाता था? तो चूड़ाक्रम संस्कार। कैसा? चूड़ाक्रम संस्कार का 5 वर्ष थे वैदिक काल में। जब आप 5 वर्ष, जैसे आपका उपनयन संस्कार क्या होता है कि गुरु के पास ले जाना, उपनयन संस्कार वैदिक काल में वैसे ही जब आप गुरु के पास जाते थे, है ना, 5 वर्ष पूर्ण करने के बाद जब आप गुरुकुल में प्रवेश लेते थे तो वहां पे आपका एक चूड़ाक्रम संस्कार होता है। क्या होता है? चूड़ाक्रम संस्कार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय? शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आज विभेद रहित शिक्षा से है। क्या है? विभेद रहित शिक्षा से। संविधान की धारा 29(2) में देश में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। मतलब एक समान शिक्षा। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। परिवार क्या है कि परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? तो परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से कहानी कथन द्वारा शिक्षा दी जाती है। हिंदी का क्वेश्चन है कि कहानी कथन के 4 उद्देश्य बताइए। आप लोग बताइए कमेंट में कि कहानी शिक्षण के 4 उद्देश्य, कहानी शिक्षण के 4 उद्देश्य क्या है? ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछता बहुत है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि कहानी शिक्षण की 4 विधि या 4 उद्देश्य कौन से हैं। आप उद्देश्य बताइए, विधि मत बताइए। कहानी शिक्षण के 4 उद्देश्य। मांटेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता था? मांटेसरी पद्धति है, वो कहती थी कि मतलब जो 7 वर्ष की आयु तक बालकों का इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती है, अतः इस अवस्था में उन्हें ज्ञानेंद्रियों से प्रशिक्षित करना चाहिए। कैसे? ज्ञानेंद्रियों से उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए। इनका कहना था कि अगर हमें बच्चे को ए सिखाना है तो हमें एक दप्ती लेनी होगी और मतलब दप्ती को हमें ऐसे ए आकार में काटना पड़ेगा और बच्चे को कहा जाएगा, एक पेंसिल दी जाएगी और बच्चों से कहा जाएगा कि बार बार आप इस पे क्या करिए, पेंसिल दिया जाएगा। या अगर एक दफ्ती है, उस दफ्ती पे किसी भी माध्यम से, किसी भी चीज से बच्चे से क्या कहा जाएगा, बार बार आप ऐसे ए बनाइए। मतलब ऐसे ऐसे आप क्या सिंबल बनाइए, ऐसे ऐसे करते करते बच्चा क्या करेगा, ए बनाना सीख जाएगा। बच्चा क्या करेगा, ए बनाना सीख जाएगा। तो मांटेसरी इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षित करने पे ध्यान देती थी। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा। गांधी जी ने कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का क्या, सर्वांगीण विकास करना। ओवरऑल डेवलपमेंट की भी बात कौन करते हैं? गांधी जी। गांधी जी का क्या मानना था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का क्या है, सर्वांगीण विकास है। समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य लिखिए। समाज बालकों हेतु शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना,
उन संस्थाओं को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करना क्या है, समाज का कार्य है। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक मैंने नहीं कहा था, स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था, बीच में क्लास लेते वक्त मैं आप सभी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। आप पूरा फोकस आप लोगों की पढ़ाई पे होनी चाहिए। इन 6 दिनों में जो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट होगा वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगातार लगे रहिए। मैथ की भी क्लास सर आप लोग के लिए लाएंगे हैं कि मैथ बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैथ और हिंदी की क्लास सर के जरूर लीजिए, वो बहुत ही अच्छा वो पढ़ाते हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अच्छे नंबर से आप लोग पास होंगे। हम लोगों का बस यही विश है हम लोगों की कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर की क्लास खत्म होगी, आप लोगों का पेपर खत्म हो जाएगा। उसके नेक्स्ट वीक से हम लोग अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट करा देंगे। यहाँ पे कोई आपको पैसे वैसे नहीं देने हैं, फ्री में सारी चीजें हैं। तो आप लोग लगातार बस अपनी तैयारियों में लगे रहिए। शिक्षा के व्यवसायीकरण की क्या हो सकता है, शिक्षा के व्यवसायीकरण की क्या हो सकता है? जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूर्ण हो सकेगी जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की हो कि कुशल तथा व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करें करें पढ़े लिखे बेकार नागरिकों का नहीं। शिक्षा के व्यवसायीकरण का की क्या हो सकता है, मतलब शिक्षा क्यों दी जा रही है? तो शिक्षा इसलिए दी जा रही है कि हमारे देश से चोरी, डकैती, बेईमानी ये सारी चीजें खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर इंसान शिक्षित रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा तो अपनी रोजगार की तलाश स्वयं करेगा, है ना। वो बेईमानी, दलाली, चोरी डकैती करना करके जो इंसान पढ़ा लिखा है वो अपने रोजगार की तलाश करके वह एक अच्छा नागरिक बनने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। मांटेसी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा था? तो मांटेसी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को 3 भागों में, कामेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, भाषा तथा गणित की शिक्षा। कितने भागों में? कामेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और भाषा तथा शिक्षण की शिक्षा। प्रयोजनवादी शिक्षण की विशेषताएं: बालक का महत्व, सामाजिक मूल्यों पर बल, अनुभव व क्रिया पर बल, और क्या था, शिक्षा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आपका 1969 में लागू किया गया था। बौद्ध शिक्षा क्या है? चरित्र का निर्माण एवं मोक्ष प्राप्ति की ही चरित्र का निर्माण करना और मोक्ष की प्राप्ति करना ही बौद्ध शिक्षा है। एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकार किया है? एनसीईआरटी ने कुल 83 मूल्यों को स्वीकार किया है। कितने? 83 मूल्यों को स्वीकार किया है। श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1911 में अपना विधेयक प्रस्तुत किया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य। तो विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को आवासीय विद्यालय में शिक्षा देना, मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, जिसकी रहने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी बालिकाओं को फ्री शिक्षा दी जाएगी और उनके रहने का भी प्रबंध किया जाएगा। ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? वे समस्त बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं, ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। वे समस्त बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं तो वे सभी क्या कहलाएंगे? ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा? बाबर की जो पुत्री थी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा?
डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का क्या था? एक परिवर्तित रूप था। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर समावर्तन का संस्कार होता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए। या इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे जरूर। मैक्सिमम 8 से 10 नंबर आपको इससे मिलेंगे जरूर। आपको ऑब्जेक्टिव में या अति में या लघु में मिलेंगे जरूर आपको। तो इसीलिए आप चीजें कंटिन्यू पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो आपको पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। तो आपका क्या है? सच्चाई है, ईमानदारी है, दयालु है तथा मित्रता का भाव होना चाहिए। आज्ञाकारी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी रहने का, सॉरी मैंने आज्ञाकारी पढ़ा था। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। मतलब आप ना पढ़े लिखे अनपढ़ों की तरह रहना है तो इससे बढ़िया आप क्या करें? जन्म ही ना लें। अब जन्म लेना अपने हाथ में ना है ही नहीं। फिलहाल अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। अगर आपका धरती पे जन्म हुआ है तो आप पढ़िए, अपना नाम कमाइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और एक सेल्फ रिस्पेक्टेड लाइफ अपनी एंजॉय करिए। पीडीएफ में इतने ही क्वेश्चन थे। अभी मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन सभी को देखिए। क्या था कि कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो हम लोगों ने कर लिए कंप्लीट। आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी चैनल की मिल जाएगी। ये प्रश्न क्या थे? आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। साथ में ही कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं हम लोग उसको देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, शायद आप लोग भूल गए हो। तो आप एक बार रिवाइज जरूर करिए कि एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट में बताइए। एक सेकेंड। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट में बताइए जल्दी से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे जरूर। फर्जी की चीजें नहीं होंगी, जो इम्पोर्टेंट है वो होंगी। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए आप लोग कमेंट में। पृथ्वी दिवस आप जान लीजिएगा। जल दिवस कब मनाया जाता है? इन तीनों का आंसर आप लोग मुझे जल्दी से दीजिए, बताइए कमेंट में जल्दी से इसका आंसर क्या है। मैं आप लोगों को ये टाइम देती हूँ कुछ सेकंड का, आप लोग बताइए मुझे। एमिल पुस्तक किसकी है? तो एमिल पुस्तक किसकी है? मैंने आपको बताया था रूसो की है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल आने वाला है और जल दिवस बीत गया 22 मार्च। कब? 22 मार्च। तो ये चीजें क्या है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी मैंने आपसे पूछा भी था कि दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? कौन से? दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट में बताइए। तो दीवा स्वप्न पुस्तक के जीजू भाई बदेगा हैं, याद रखिए। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भारत की जो पहली संवाद फिल्म कौन सी थी? कौन सी? संवाद फिल्म। संवाद फिल्म कौन सी है भारत की पहली? भारत की सबसे पहली संवाद फिल्म कौन सी थी? बताइए जल्दी से।
कौन सी थी? तो ये आपकी आलम आरा। एक आप लोगों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, उड का आज्ञा पत्र कब आया? उड का आज्ञा पत्र कब आया? उड का आज्ञा पत्र कब आया बताइए जल्दी से, कौन से ईयर आया था? मैं कुछ सेकेंड रुक जा रही हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों को समय मिले कि आप लोग कमेंट कर पाए। क्या है? तो 19 जुलाई 1800 क्या है 54, 19 जुलाई 1854 में क्या था? उड का आज्ञा पत्र प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है कि मैकाले ने अपना अपना क्या था कि प्रतिवेदन उन्होंने कब प्रस्तुत किया था? प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो मैकाले ने जो अपना क्या था प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1935 में। 1935 में उन्होंने क्या किया था? अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ये हमारे किसके क्वेश्चन हो गए? प्रारंभिक शिक्षा के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, उसको हम लोगों ने कर लिया। साथ में आप चीजों को क्या करते चलिए, रिवाइज करते चलिए। 6 दिन बचे हुए, 6 दिन आप 6-6 घंटे पढ़िए, 7-7 घंटे पढ़िए, बट पढ़िए जरूर। ये भी आप लोगों के एग्जाम का टाइम है, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और लगातार आप लोगों को क्या है क्लास मिल रही है, आप लोग उसको देखिए क्योंकि फालतू की चीजें नहीं आ रही है जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी फ्री में, और अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए क्योंकि बहुत ही अच्छा नंबर आप लोगों को लेके आना है। आप लोग पढ़ते रहिए बस, इसके अलावा कुछ भी मत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन का, जिससे क्लासेस का नोटिफिकेशन तुरंत आप सभी को मिल जाए। हम लोगों ने सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कराया है, प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां से आपको मिल जाएंगे सारे प्रीवियस ईयर। साथ में पवन राजन सिंह कितनी बार हम लोगों ने करा दिया, आप उसको देखिए। मिलती हूँ फिर आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।